हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो जैसा आप लोग पिछले क्लास में टेक्निकल एसईओ का पूरा वीडियो देखे होंगे, तो आपको टेक्निकल एसईओ समझ आ गया होगा। और टेक्निकल एसईओ एसईओ का पार्ट है। सेम उसी टाइप से ऑन पेज एसईओ भी एसईओ का पार्ट है। अगर हम ओवरऑल एसईओ की बात करें तो उसमें हम लोग 3 एसईओ देखेंगे: टेक्निकल, ऑन पेज और ऑफ पेज। जो टेक्निकल पिछले जो 10-11 वीडियो था उसमें आपका टेक्निकल देखें, उसमें और भी वीडियो ऐड होगा। तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो ऐड होते रहेगा। उसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है सब ऐड होगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग ऑन पेज एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम समझेंगे ऑन पेज क्या है, ऑन पेज क्यों करते हैं, ऑन पेज के अंदर कितने सारे काम हैं जो करते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि ऑन पेज अगर हम ये सब पार्ट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑन पेज। और ये दोनों पर्पज से बेहतर है। अगर आप इंटरव्यू चाहते हैं देने के लिए तो वहां पे आपसे वर्क लिस्ट पूछा जाता है कि ऑन पेज में आपने क्या क्या किया है या क्या क्या करते हैं डेली वर्क में। या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तब भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ऑन पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ में। टेक्निकल तो वन टाइम वर्क होता है, लेकिन ऑन पेज तो ऐसा वर्क है जो पूरे एसईओ का 80% एसईओ ऑन पेज होता है। तो अगर तीनों एसईओ की बात करें, अगर आपने कंटेंट पे काम कर लिया, फिर आप अगर ऑफ पेज एसईओ थोड़ा कम भी करते हैं तब भी आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। तो सबसे जरूरी ज्यादा है कि आप ऑन पेज एसईओ सबसे मेहनत से करें। वन टाइम है, ऑन पेज भी आपका रेगुलर नहीं होता, वीक में अपडेट करना होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो कंटेंट हम डालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर काम करना। वेबसाइट से अगर बाहर काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑफ पेज। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऑन पेज मतलब वेबसाइट के ऊपर, पेज के ऊपर काम करना। ऑफ पेज यानी पेज से हटके काम करना। तो ये नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऑन पेज ऐसे मतलब है वेबसाइट के पेज के ऊपर काम करने को बोलते हैं हम लोग ऑन पेज एसईओ। और ऐसा डेफिनेशंस भी यहाँ पे है कि ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। बात वही है कि वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, इसको बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। रेफर टू द ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ इंडिविजुअल वेब पेज। यानी अगर हम लोग इंडिविजुअल वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं टू इम्प्रूव देयर सर्च इंजन रैंकिंग एंड इंक्रीज देयर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी अगर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आप चाहते हैं अपने उस पेज को रैंक करवाना, तो उस पेज को इंडिविजुअली सब पेज को अलग अलग ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑन पेज एसईओ। अब इसके अंदर क्या क्या काम करने होते हैं उसका हम एक लिस्ट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। तो यानी ऑन पेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जब तक आप कीवर्ड डिसाइड नहीं करोगे, कीवर्ड को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप एसईओ स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन आपका है कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड में क्या करते हैं हम लोग कि किस पेज को किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है ये डिसाइड करते हैं। वो कीवर्ड का कीवर्ड डेंसिटी क्या है, वो कितने अभी डिफिकल्टी क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है बाहर में। अगर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 3 लेयर में हम लोग डिपेंड करता है, अगर 1 से लेके 30 के बीच में है तो वो आपका पुअर लेवल में आता है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी अगर पुअर है तो आपका वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाएगा। अगर 30 से 55-60 के बीच में है तो वो डिफिकल्टी मीडियम लेवल पे है, तो थोड़ा सा लगता है टाइम, लेकिन वो रैंक कर जाएगा। लेकिन जब आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 60 प्लस है, 70 है, 80 है, 85 है, 90 है, ऐसे कीवर्ड पे काम करने में थोड़ा सा ऑफ पेज ज्यादा करना पड़ता है। ऑफ पेज में जैसे हम लोग कंटेंट सबमिशन साइट पे जाते हैं, आर्टिकल सबमिशन करते हैं, आपका प्रेस रिलीज करवाते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अब प्रेस रिलीज करवाने में पैसा देना पड़ता है वो कंपनी को जिसमें हम प्रेस रिलीज करवाते हैं। फ्री भी होता है और पेड भी होता है, तो ज्यादा फायदा पेड करता है। वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल सब आता है वो लगवाना पड़ता है। उसके लिए महीने का 15,000 20,000 बजट होता है कंपनी का। फिर वो प्रेस रिलीज में हम लोग कंटेंट को भेजते हैं। फिर बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे फिलिप्स है, ये सब का प्रेस रिलीज होते रहता है हर महीना में 100-150 प्रेस रिलीज होना है, तब जाके वो वेबसाइट मेंटेन होता है टॉप पेज पे। तो आपको ये तीनों लेवल समझना है कि बेसिक लेवल में अगर हमारा वेबसाइट है तो क्या क्या काम कर रहे हैं, अगर ये मीडियम लेवल कंपटीशंस में मेरा वेबसाइट आता है तो क्या काम करना है, अगर हायर कीवर्ड डिफिकल्टी रेंज में आता है तो क्या करना है। क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट है उनको ये कीवर्ड डिफिकल्टी के आधार पे
एसईओ में क्या पैटर्न चेंज किया जाए, ये समझ में नहीं आता। वो हर को एक ही पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं और एसईओ में जो रूल्स पढ़ते हैं वही रूल्स सब पे अप्लाई करते हैं। तो यही तो खेल है स्टूडेंट का कि मैक्सिमम लोग एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन पाते। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, ऐड लगाते हैं, लेकिन एसईओ से वो भागते रहते हैं क्योंकि एसईओ सिंपल नहीं है। एसईओ में थोड़ा सा एडवांस है, स्ट्रेटजी डेवलपर होना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, कीवर्ड की डिफिकल्टी के बेसिस पे स्ट्रेटजी बदलता रहेगा और हर कंपनी का एसईओ एक तरीके से नहीं हो पाएगा। हर कंपनी का कीवर्ड अलग होता है, उसके कंपटीटर अलग होते हैं, उसका डिफिकल्टी अलग होता है, उसके जो तरीके हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग होता है। फिर आप जब सब कुछ अलग अलग है तो फिर आप एक प्रोसेस पे कैसे एसईओ करोगे। तो उसके लिए है कि एसईओ का जो एक तरीका है वो पहले 1 से 2 दिन लग जाता है उसको डिसाइड करने में कि इसके कितने कंपटीटर हैं, कितना इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, कीवर्ड क्या क्या है, कितना छोटा कीवर्ड है या लंबा कीवर्ड है, वो अब डिपेंड करता है उसके कितने कीवर्ड के लॉन्ग टेल कीवर्ड है या शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ये सबको डिसाइड करने के बाद जब होता है फिक्स, तब एसईओ स्ट्रेटजी बनता है। उस स्ट्रेटजी में ये होता है कि कितना ब्लॉग जाएगा, कितना कंटेंट सबमिट कहाँ पे करना है, किस किस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। अब प्लेटफॉर्म तो अनलिमिटेड है, तब सब पे तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो पेमेंट बियर कर सकता है कंपनी। अब कोई कंपनी बोलता है मैं 50,000 महीने पे कर सकता हूं, अब उस कंपनी का जो एसईओ होगा वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। कोई कंपनी बोलती है मुझे 15,000 महीने पे एसईओ करवाना है, तो उस कंपनी का जो एसईओ होगा थोड़ा सा वो कम प्लेटफॉर्म पे काम होगा। काम तो एसईओ चल ही रहा है, अब कंपनी को ये लग रहा है कि मैं 15,000 महीने पे एसईओ करवा रहा हूँ, और वही कोई दूसरी कंपनी है जो 50,000 महीने पे काम करवा रही है, तो जो 50 वाला जो काम हो रहा है वो ज्यादा काम हो रहा है एसईओ के अंदर में ही, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कितना एक्सपीरियंस लोगों से काम करवा रहे हो और वो कितना सैलरी ले रहा। क्योंकि अगर आप 15,000 महीने पे एक लोग काम करेगा पूरे दिन भर में, तो कितना काम करेगा, वो तो फ्रेशर भी नहीं करेगा। तो कंपनी को भी समझना पड़ता है कि मैं काम में कितना पैसा लगा रहा हूं, तो कंपनी तो उतना ही काम करके देगी। तो इस तरीके से एसईओ होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी में 5-5 लोग एसईओ में होते हैं, मतलब अगर उसका 50,000 महीना सैलरी होगा तो 2.5 लाख महीने वो सैलरी एसईओ में दे रहे हैं, प्लस में उसका रहना और ऑफिस का जो बिल वगैरह है वो सब कंपनी पे करती है। तो एक कंपनी वो भी है, एक कंपनी है कि मैं 15 महीने दे रहा हूँ उस पर एसईओ कर दो। फिर दोनों का जो रिजल्ट है तो अंतर तो होगा ही। अंतर क्यों होगा, क्योंकि 5 लोग एसईओ करेंगे तो पांचों एक एक अच्छे लेवल पे करेंगे, उनका कंटेंट है, कोरा है, स्कूपिट है, रेडिट है, सब कुछ प्रॉपर जाएगा। उसमें जो प्रेस रिलीज करवाने में तो टाइम लग जाता है, उसे बात करना, मेल टू मेल बात करना, फिर कंफर्म करना, ये सब चीजें जो है काफी टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, और एक एक्सपीरियंस टीम ही काम कर पाएगी इस चीज पे। जो फ्रेशर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 1-1.5 साल में हुआ है, वो ये सब काम को समझते भी नहीं है। मार्केट में जो एसईओ करने वाले व्यक्ति हैं वो ये जानते हैं कि ये रूल्स हम पढ़ के आए हैं और इतना काम करेंगे मेरा एसईओ हो जाएगा। अब रैंक क्यों नहीं कर रहा, कहाँ पे कर रहा, ये सब चीज उनको समझ में भी नहीं आता। वो सिंपल अपना कीवर्ड देखते हैं और रैंकिंग देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं ये सब चीजें आपको बारी बारी से बताता रहूंगा, क्योंकि हमारा इस फील्ड में 7 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है और मैं 99 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पे भी काम किया हूँ और 0 पे भी काम किया हूँ। तो मुझे एक रास्ता पता है कि किस कीवर्ड डिफिकल्टी पे कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है और काम करना होता है। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं पहले आज ऑन पेज का जो पहला टॉपिक है कीवर्ड, उसको देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है आपका, कि हम अपने पेज के लिए एक कीवर्ड डिसाइड करते हैं। वो कीवर्ड 3 टाइप का हो जाता है। एक तो होता है ब्रांड कीवर्ड, एक होता है आपका उसका जो एक रेफरेंस मान लीजिए या उसका एक रिलेटेड कीवर्ड मान लीजिए, उस कीवर्ड से मिलता जुलता जो वर्ड सब है वो भी उसका कीवर्ड हो जाएगा। एक आपका जेनेरिक कीवर्ड बन जाता है कि जो नॉर्मली लोग क्या सर्च करते हैं। तो ये तीनों कीवर्ड है आपका, ब्रांड कीवर्ड, जेनेरिक कीवर्ड और एक रिलेटेड कीवर्ड। ये तीनों कीवर्ड का हम एक लिस्ट बनाते हैं हर पेज के लिए। जितना पेज आपका वेबसाइट है, जो पेज रैंक करवाना है, वो तीनों हर पेज के लिए 3 कीवर्ड डिसाइड करते हैं। ब्रांड कीवर्ड क्या है, आपका जेनेरिक कीवर्ड क्या है और रिलेटेड कीवर्ड क्या है। ये तीनों कीवर्ड पे मोटा मोटी हर एक पेज का 6 से 7 कीवर्ड बन जाता है मिनिमम। वो 6-7 कीवर्ड करते करते अगर आपका 10 पेज का वेबसाइट है तो 70 कीवर्ड बनेगा। लेकिन लोग नॉर्मली उसको 7-8 कीवर्ड समझ लेते हैं कि चलो 10 पेज है, एक एक कीवर्ड पे काम करवाएंगे तो 10 पे काम करवाएंगे। ऐसा नहीं होता। हर कीवर्ड के अंदर में उसका जेनेरिक कीवर्ड बन जाता है, उसका एक रिलेटेड कीवर्ड बन जाता है। इस हिसाब से काम है। अब जितना भी कीवर्ड हर पेज पर है
उसके ऊपर जाके हमें ब्लॉग बनाना, कंटेंट बनाना, इमेज बनाना, पीडीएफ बनाना, हर काम रिपीट करना है। तो सब कुछ डिपेंड कहाँ पे किया? कीवर्ड पे। इसका मतलब है कि ऑन पेज एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया? कीवर्ड पे। अगर आपने कीवर्ड ही डिसाइड सही नहीं किया, फिर कितना भी आप एसईओ कर लीजिएगा, वो रैंकिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि मेन तो कीवर्ड ही था जिसको पीछे काम करना था। जो फ्रंट पे है कीवर्ड, उसको ही हम गलत टारगेट कर दिए, तो फिर हमारा जो पूरा जो मेहनत है वो जीरो हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कीवर्ड जो है वो ऐसे बनाना है कि कुछ जो ब्रांड कीवर्ड है उस पर रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके जो पीछे जो होता है आपका जर्नी कीवर्ड, तो उस पर काम करते हैं। उससे जो रिलेटेड कीवर्ड है उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले आप रैंक जो होइएगा वो होगा रिलेटेड कीवर्ड पे। ये कीवर्ड हमारा एक बेस बनेगा। वो जो बेस है जो जमीन के अंदर होती है, जैसे घर बनाते हैं तो एक बेस बनता है, बेस मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन मेन काम तो उसी का है। इसी टाइप से आपका जो रिलेटेड कीवर्ड है उस पर जब तक आप रैंक नहीं कीजिएगा, तो आपका जो मेन जो टारगेट है, जो आपका जो ब्रांड कीवर्ड, उस पर भी आप रैंक नहीं कीजिएगा। तो कुछ कंपनी सीधा बोलती है कि मुझे ब्रांड पे रैंक करवा के दो। तो अब उस कंपनी को ये नहीं पता कि ब्रांड कीवर्ड पर रैंक करवाने में कितना टाइम लगेगा, और उस नॉलेज भी नहीं है, फिर आपको मुश्किल होगा ऐसे लोगों को समझाना। तो ऐसे इसलिए जो एजेंसी में वर्क करते हैं, अगर आप एजेंसी में जॉब करते हो, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगा कि उसको समझाना, वो तो खुद जानता ही है, वो स्ट्रेटजी बना के आपको देगा, फिर वहां पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आप सिंगल हैं और एसईओ आप कर रहे हैं, फिर आपको अपने ऑनर को पहले नॉलेज देना पड़ेगा कि एसईओ किस टाइप से हम करेंगे, किस में क्या रैंकिंग होगा, तब जाके आपको वहां पे लोग समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ टूल्स है, जैसे गूगल ऐड का एक गूगल ऐड कीवर्ड टूल्स है, जिसमें हम लोग कीवर्ड प्लानर है उसमें जाते हैं और यहाँ से हम लोग कीवर्ड को देखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड है, क्या डिफिकल्टी है। एजरेफ है, सेमरस है, ये सब कीवर्ड जो है, ये सब जो टूल्स है, ये पेड है और फ्री में भी यूज कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। तो पेड में थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और उसमें ज्यादा और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और फ्री में एक लिमिटेशंस होता है, उतना ही दिखेगा आपको। और ये आपका फ्री है गूगल कीवर्ड प्लानर। इस पे जाके हम लोग पूरा कीवर्ड डिसाइड करते हैं हर पेज के लिए। तो जब भी आप एसईओ स्टार्ट करें तो टाइम लगेगा, लगाइए, लेकिन कीवर्ड पहले डिसाइड कीजिए। उस कीवर्ड में क्या डेंसिटी है, क्या डिफिकल्टी है, क्या क्या मेन जो कंपटीटर है वो किस कीवर्ड पे काम कर रहा है, ये सब आइडिया लेने के बाद हम आगे काम को करेंगे। तो इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज ऑन पेज का मुझे हर टॉपिक को देखना है। तो इसके लिए हम अभी अब इसका जो बेसिक था वो हम देख रहे हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें कीवर्ड को हम समझेंगे कि कीवर्ड होता क्या है और कितने तरीके का होता है और कितने कितने लेंथ में कीवर्ड को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इसका जो सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशंस क्या है और यूजर इंटेंट क्या है, उसमें जब लोग सेलेक्ट करता है उस टॉपिक को, उस कीवर्ड को, तो उसमें क्या जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपका कीवर्ड है जो इंपोर्टेंट पार्ट है ऑन पेज एसईओ का, सबसे इंपोर्टेंट है, या पूरे एसईओ को इंपोर्टेंट ये मान लीजिए। नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जो भी हम कीवर्ड डिसाइड किए हैं उस कीवर्ड को रेफरेंस लेते हुए अपने जो पूरा पैराग्राफ बनेगा, पूरा जो सेंटेंस बनेगा, पूरा जो कंटेंट बनेगा, उस पूरे कंटेंट के जो सेंटर होगा वो कीवर्ड होगा। उस कीवर्ड के इर्द गिर्द ही मुझे सेंटेंस पूरे बनाने हैं और वो भी यूजर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है कंटेंट लिखना, क्योंकि आपका कीवर्ड भी मेन रखना है ध्यान, यूजर का भी ध्यान रखना है और फिर कंटेंट बनाना भी है, जिसमें कीवर्ड का जो डेंसिटी है वो 3 से 4% मैनेज भी करना है। तो लोग को लगता है कि मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लाऊंगा, लिखूंगा और मैं डाल दूंगा वेबसाइट पे, लेकिन चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के डालने में ये चीजें, तो कंटेंट तो आ गया, लेकिन वो यूजर के अकॉर्डिंग है या नहीं, कीवर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, कीवर्ड डेंसिटी उसमें 4% हुआ या नहीं, ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर एक चीज पे ध्यान दिए कंटेंट पे और बाकी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी आपका कंटेंट क्वालिटी लो हो जाएगा और रैंकिंग में मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 2 दिक्कतें आती है। यदि वेबसाइट आपका कोडिंग पे है तो जो कोडिंग के जो टीम होंगे वो इस चीज को नहीं जानते कंटेंट क्वालिटी क्या होता है, उनको जो कंटेंट दिया जाएगा वो डाल देंगे। अब क्या है कि जो वेबसाइट डेवलपर है वो आपके साथ तो बैठेंगे नहीं, जो बड़ी बड़ी साइट होती है उसकी डेवलपर एक उनके अलग कंपनी होती है, अब वो उस कंपनी में है, अब आप एसईओ कर रहे हैं, आपको डेली उस पर कंटेंट अपलोड करवाने हैं वेबसाइट के ऊपर, उस चीज में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम जाता है कंटेंट चेंज होने का,
क्योंकि ये बहुत एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। और ये लंबा इसलिए है कि पहले आप उसको मेल करोगे, वो मेल उसके पास जाएगा, फिर उस समझ में उसको आएगा नहीं आएगा, फिर कॉल करेगा। एक छोटे से काम करवाने में आपको 1 सप्ताह भी लग सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर ये एक ही ऑफिस में काम सारा हो रहा होता तो ज्यादा इजी है, लेकिन यही अगर मल्टीपल ऑफिस में होता है तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए वहां पे जो मेलिंग सिस्टम है वो चल रहा होता है। तो इसमें आप लूप में सब टीम को रखें कि कितना इंपॉर्टेंस है, ये कितना एक प्रायोरिटी लेवल पे लेके चलना है इस काम को। इसलिए पहले से प्लान कर लें कि मुझे कहाँ कहाँ क्या डलवाना है, और आप पहले से लिख के कई बार दे दें, वो चीजों को वहां पे अपलोड कर देंगे, वहां पे वो डाल देंगे। तो हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये हुआ कि कंटेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ऑन पेज एसईओ, इंश्योर योर कंटेंट इज वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस। अगर ये इंगेजिंग कंटेंट नहीं बना फिर भी बेकार है, कि लोग आ भी गया और इंगेजिंग कंटेंट ही नहीं है, वो पूरा हिस्ट्री लिख के डाल दिए हैं, लोग को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। आप उसमें इमेज यूज नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो यूज नहीं कर रहे हैं, आप समझाने में पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, हेडिंग नहीं, सब हेडिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर से कंटेंट का वो बिगड़ जाएगा। तो पूरे एक वेल स्ट्रक्चर्ड पूरा कंटेंट बनेगा और वो कंटेंट पूरा वैल्यूएबल रहेगा। जो लोग अगर पढ़ता तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले कंटेंट पढ़ने के बाद, वहां से ऐसा इंफॉर्मेशन मिले जो उसको लगे कि काम का चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंगेजिंग कंटेंट, मतलब इंगेज तभी लोग होगा जब उसके अकॉर्डिंग कंटेंट वहां पे होगा। ठीक है आपका। अब आता है आपका कि एम ऑफ वेल स्ट्रक्चर इजी टू रीड। अब देखिए यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर कंटेंट चाहिए, इजी टू रीड कंटेंट चाहिए विद प्रॉपर हेडिंग, बुलेट पॉइंट एंड पैराग्राफ। ये सब कंटेंट के अंदर होना चाहिए। अगर ये सब कंटेंट के अंदर है, अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और जितने भी हेडिंग है उसमें आप कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं हेडिंग लाइन में, फिर आप हेडिंग लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हेडिंग से लेते हैं कि हम जो मेन कीवर्ड है वो हेडिंग में यूज कर लें, ताकि गूगल को हम समझा पाए कि ये हमारा मेन टारगेट कीवर्ड है जिसपे मुझे काम करना है। अब आता है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। हर पेज का एक टाइटल टैग होता है, वो उसमें हम जब वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रहा होता है उस समय वहां पर जो दिखता है टाइटल, वहां पे जो दिखने वाला टाइटल है वो टाइटल टैग में ही अपलोड होता है। तो ये गूगल के सर्च इंजन को हम बताते हैं कि अगर मेरा वेबसाइट जो है, अगर वो कोई सर्च करता है गूगल पे तो ये टाइटल वहां पे शो करना, ये डिस्क्रिप्शन शो करना, ये सब वहां पे आता है। तो टाइटल टैग क्या है आपका, ये 60 कैरेक्टर का होता है, 60 से नीचे ही लिखना चाहिए, ताकि वहां पे अगर ज्यादा लिखते हैं तो वहां पे डॉट 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 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव है गूगल सर्च इंजन के लिए। तो कोशिश करना है कि 55 कैरेक्टर तक ही हम टाइटल लिख के खत्म कर दें। और डिस्क्रिप्शन कितने का होता है, 155 कैरेक्टर का। तो ये याद रखना भी इजी हो जाएगा। ऐसे आप 60 से नीचे लिखिए या 55 लिखे, बात दोनों सही है, तो आप 55 ही लिख रहा करो। 55 कैरेक्टर्स में कंफर्म है कि उतना गूगल शो कर देगा। और जो डिस्क्रिप्शन है वो डेडलाइन में आता है, वो लगभग 155 कैरेक्टर के आसपास आता है। ये लिखो, इसको देखें। तो द टाइटल टैग इज अ क्रूशियल ऑन पेज एलिमेंट, इट अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट एंड इज अ मेजर फैक्टर इन क्लिक थ्रू रेट। जो आपका जो यहाँ पे जो CTR है, ये इंक्रीज करने में टाइटल टैग का इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इंपोर्टेंस बहुत अच्छा है। क्योंकि जो टाइटल पढ़ेंगे उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो क्लिक कैसे करेंगे। तो टाइटल टैग पढ़ने के बाद ही लोग क्लिक करेगा। टाइटल के बाद उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, उसका भी आगे आएगा। तो डिस्क्रिप्शन भी अच्छा और टाइटल एकदम बेहतर होना चाहिए जो आई कैची हो। मेक श्योर योर टाइटल टैग इज कॉन्साइज, डिस्क्रिप्टिव एंड इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड। उस पेज का जो सबसे प्राइमरी कीवर्ड है वो हम यूज करेंगे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि इस पेज में मुझे क्या क्या मिलना है पूरे पेज में, उसका आइडिया उसको टाइटल पढ़ने के बाद लग जाए। कीप इट अंडर 60 कैरेक्टर। तो 60 से अंदर रखिए, या अगर 1 फिक्स करना है तो 55 रखिए। अगर 1-2 आगे पीछे भी होता है तो वहां पे, क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ड में 4-5 वर्ड तो कैरेक्टर तो आ ही जाता है, तो आप ऐसे सेंटेंस को मतलब फ्रेम करें कि 55-60 तक जाके पूरा कंप्लीट हो जाए वहां पे सेंटेंस। ठीक है, ताकि यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे वो फुल्ली डिस्प्ले हो जो हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो टाइटल टैग के जस्ट नीचे मेटा डिस्क्रिप्शंस भी शो होता है, तो वो भी एक ऐसा लिखिए, वो तकरीबन आपका 155 कैरेक्टर का होता है। तो ये ध्यान रखें
कि ज्यादा हम ना लिखें। देखिए यहाँ पे 155 दिखा दिया भी है। तो द मेटा डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द पेज कंटेंट इन द सर्च रिजल्ट। जो आप टाइटल लिख रहे हैं उसके नीचे उस पेज का जो मेन समरी है उसके बारे में आप 1.5 लाइन में लिख दीजिए। 1.5 लाइन मतलब आपका 150 160 कैरेक्टर के बीच में आ जाएगा। अगर आप ये लिख देते हो पूरा डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और इससे हमारा जो CTR है वो इंक्रीज करता है। लोग को लगता है कि मैं सही पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, टाइम मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। राइट अ कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस दैट encourage क्लिक एंड इंक्लूड द टारगेट कीवर्ड। उसमें हमारा जो कीवर्ड वगैरह है पूरा वेबसाइट के अंदर का वो भी इंक्लूड होना चाहिए, और ऑडियंस को ये लगे कि हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो सही है नहीं, तो इससे भी हमारा CTR जो है वो इंक्रीज करता है। चलिए डिस्क्रिप्शंस के बाद हम आते हैं हेडर टैग। हेडर टैग टोटल आपका 6 टाइप का होता है, H1 H2 H3। इसी में आप H4 H5 और H6 तक आपका हेडर टैग होता है। इसको हेडिंग टैग बोल दीजिए। हेडिंग टैग क्या होता है आपका कि जैसे पूरे वेबसाइट में हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग और भी ज्यादा हेडिंग यूज करना है तो आप उसमें H1 H2 H3 यूज करें। पूरे पेज पर एक H1 टैग तो होना ही चाहिए, और ऐसा नहीं कि 2 कर दे अच्छा हो जाएगा, एक ही चाहिए। यानी H1 टैग हर एक पेज पर सिंपल एक चाहिए। अगर एक से ज्यादा होता है तो वो दिक्कत है। आप H2 कितना करें? H2 आप 3 से 4 यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H3 है ये मल्टीपल कर सकते हैं। अब क्या है कि मेन हेडिंग दे दिए, उसके अंदर सब हेडिंग दिए, उसके अंदर दे दिए, तो ये आप H1 दे दें, ये आप H2 दे दें, ये आप H3 दे दें, फिर H2, इसके अंदर H3, फिर H2, फिर इसके अंदर H3। इस टाइप से पूरा पेज बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। इस पे एक H1 टैग आया, H2 2 3 4 हो सकता है, लेकिन उसके अंदर H3 मल्टीपल हो सकते हैं। तो हेडिंग टैग जब भी बनाए उसमें कीवर्ड का ध्यान रखें। कीवर्ड अगर आप डालते हैं तो ये बहुत फायदा पहुंचेगा आपके वेबसाइट को रैंकिंग में, क्योंकि गूगल जब भी क्रॉल करेगा तो पहले हेडिंग टैग को देखेगा, उसके अंदर फिर बोल्ड टैग को देखेगा, इटैलिक टैग को देखेगा, हाइपरलिंक को देखेगा। जितना भी आप उसमें एडिशनल वर्क कर रहे हैं कंटेंट के साथ में, उसमें अपने SEO को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है, तो SEO मतलब होता है कि आप अपने कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए करें कि किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है, उसको ही बोल्ड करना है। इस पेज का मेन कीवर्ड कौन सा है, इंपोर्टेंट वर्ड कौन सा है, किस वर्ड पे मुझे लेना है हाइपरलिंक, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। आता है अब URL स्ट्रक्चर्स। URL की बात हम टेक्निकल में कर चुके थे, और थोड़ा सा ऑन पेज में भी आप देख सकते हैं। ऑन पेज में क्या है हमारा कि जो URL बनाएंगे उस पेज का वो यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, और जो हमारा स्पेस है वो सब जो है बता भी दी है आपको टेक्निकल SEO के अंदर में। उसको ध्यान रखना है कि हमें अपने टेक्निकल वो URL में क्या क्या है, कितना लंबा रखना है, उसमें कीवर्ड क्या डालना है, पूरा सेंटेंस बनना चाहिए, ये सब है। तो आप यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर है इसको हटाइए, जो एक्सेसिव पैरामीटर है उसको हटा दीजिए। इसका ध्यान रखिए आप कि अननेसेसरी वर्ड इस पे ना आए URL में, और जो मेन कीवर्ड है उस पे वो पेज का जो है URL वो बने। URL भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है मेन, क्योंकि जो सबसे ऊपर जो आपका आता है कोड वो आपके URL में, उसमें भी लोग देखते हैं कि हम किस पेज पे आ गए हैं। उसके बाद टाइटल, उसके बाद पूरा कंटेंट, उसके बाद हेडिंग टैग, ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा कहीं पर भी पॉइंट खराब ना हो। तो URL पे ज्यादा टाइम ना देते हुए कि URL पहले पढ़ चुके हैं। अब आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशंस। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इमेज ऑप्टिमाइज के अंदर में हम लोग टाइटल टैग डालते हैं। तो टाइटल टैग हमारा ऑन पेज में आता है। टाइटल टैग क्या, ये आपका अल्ट टैग क्या होता है? अल्ट टैग होता है, इसी को इमेज का ऑप्टिमाइज करने में हम हर इमेज के पीछे उसका एक नेम होता है, वो नेम डालना होता है। इस नेम को बोलते हैं अल्ट टैग लगाना। इसमें हम लोग एक इमेज, जैसे कोई इमेज है, कभी कभी इमेज गूगल के स्लो होने के कारण स्पीड आपका स्लो है तो वो नहीं दिखेगा, और यहाँ पे इसका एक नेम दिखा देगा। तो नेम क्या दिखाएगा? जो आप डालोगे यहाँ पे अल्ट टैग वही दिखाएगा। अगर आप हर इमेज में अपना कुछ अल्ट टैग लगा दिए हो, उसमें कीवर्ड भी यूज किए हो, तो बहुत फायदा मिलेगा आपके SEO को। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन पहला ध्यान रखना है कि इमेज का साइज छोटा हो, कंप्रेस इमेज हो, उसका अल्ट टैग ना मिसिंग हो, इमेज का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो SEO जब रिपोर्ट बनाओगे उस रिपोर्ट में अल्ट टैग मिसिंग का रिपोर्ट बन जाएगा, तो फिर क्लाइंट बोल सकता है कि यहाँ पे अल्ट टैग तो मिसिंग दिखा रहा, फिर SEO हुआ कैसे? तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है।
अब आता है इंटरनल लिंकिंग। अब आपके जो पेजेज हैं उस पे जो कंटेंट है, हो सकता है उसमें ऐसा कोई पॉइंट हो जिस पर क्लिक करके लोग को कहीं जाने के लिए रास्ता चाहिए, जैसे कोई फॉर्म भरना है, कुछ डाउनलोड करना है, कुछ डिटेल है, कुछ दूसरी वेबसाइट पर है या दूसरे पेज पर है। ऐसे कंटेंट के अंदर में हाइपरलिंक लगाया करें। हाइपरलिंक से दो फायदा है, एक तो आपका जो एसईओ का जो पैटर्न है वो फुलफिल हो रहा है, दूसरा आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट हो रहा है, मल्टीपल पेज लोग विजिट कर रहे हैं। और ये लिंक दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल लिंक। जो आउटबाउंड लिंक उसको बोलते हैं आउटबाउंड। जो आपके वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे ही भेज रहा हो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। जो आपके वेबसाइट पर ऐसे लिंक जो क्लिक करने के बाद किसी और वेबसाइट पे जाता हो, जैसे यूट्यूब पर चला गया, फेसबुक चला गया, तो वो तो आपका वेबसाइट है नहीं, आपका पेज है लेकिन वेबसाइट किसी और का है, तो आप वहां भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। तो कभी कभी आपका रिपोर्ट में आता है कि आपका आउटबाउंड लिंक एक भी नहीं लगा हुआ है, तो लगाना जरूरी होता है। हर पेज में कम से कम 1 से 2 तो लगा ही दीजिए। और वो हो सकता है अपने यूट्यूब पे लगा दीजिए, अपने ही फेसबुक पेज लगा दीजिए, लेकिन लगाइए, वो पेज लगना जरूरी है, नहीं तो आपका जो एसईओ का जो प्रोफाइल है वो पूरा स्ट्रांग नहीं होगा। आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट अगर नहीं होता है तो फिर रैंक ही नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है कि मेरा मोबाइल फ्रेंडली जो है वेबसाइट बने, तो वो चेक करना मेरा काम है। अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप कुछ टूल से यूज करें, जैसे गूगल का जो पेज इनसाइट है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट आता है, गूगल का टेस्ट कीजिए, उसमें अगर वो पूरा 100% आ जाता है तो वो आपके लिए क्लियर है। नहीं तो फिर टेक्निकल जो एसईओ करने वाले पार्ट है, टीम है, या टेक्निकल जो आपका है, उसको आप रिपोर्ट करें कि मेरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव जब तक नहीं होगा इस पे अच्छा से एसईओ नहीं होगा। तो एसईओ करने के लिए टेक्निकल में जाके हमें रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो ये है, तो ये टेस्ट भी आपका पास होना चाहिए वेबसाइट। पेज लोड स्पीड। पेज लोड स्पीड क्या होता है आपका, कि जब हमारा वेबसाइट जो है जब ओपन हो तो उसका जो ओपनिंग टाइम हो वेबसाइट का वो स्लो हो, मतलब बहुत कम हो, जैसे 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। अगर 1 से 2 सेकंड के बीच में वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपका पेज लोड टाइम बढ़िया है। इसको चेक कहां पे करते हैं जाके, इसको चेक करते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल का पेज स्पीड इनसाइट पे चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे और कर सकते हैं, पिंगडम पे कर सकते हैं, और कर सकते हैं आप जीटी मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मल्टीपल वेबसाइट है जहां पे आप अपने वेबसाइट का पेज लोड स्पीड आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी स्पीड है, अगर 2 सेकंड से ज्यादा ले रहा है वेबसाइट ओपन होने में, तो फिर वेबसाइट पे हमें काम करना पड़ेगा उसके स्पीड कम करने के लिए। और वो करने में हमारा 2-3 काम होता है, मैं आपको बता भी रखा हूँ टेक्निकल एसईओ में। तो टेक्निकल वाले पार्ट में मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बताया था, उसमें हम इस पार्ट को डिस्कस मतलब हम कर चुके हैं। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप टेक्निकल एसईओ वाले जो वीडियो है उसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक होगा, उसको आप देखिएगा, उसमें हम और भी पूरा लंबे डिटेल किए हैं। चलिए ठीक है, अब ये टॉपिक इतना ही है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका ऑन पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज दोनों मिला देते हैं तब भी ये पूरा ऑन पेज ही बन जाता है। कभी कभी बहुत लोग तो ऑन पेज में दोनों काउंट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग अलग कर दिए, टेक्निकल अलग कर दिए, ऑन पेज अलग कर दिए हैं कि क्या टेक्निकल क्या ऑन पेज में है। कि ऑन पेज हमें वीकली काम करना पड़ जाता है, टेक्निकल मुझे वीकली काम नहीं करना होता, उसके आधार पे हम अलग कर दिए हैं। बहुत लोग ऑन पेज में टेक्निकल को भी डाल देते हैं और बोलते हैं सारा ऑन पेज एसईओ ही है। तो मैं थोड़ा सा उसको अलग कर रखा हूँ ताकि आपको अलग अलग समझने में लगे, क्योंकि जो वन टाइम वर्क है उसको टेक्निकल बोलते हैं, जो वीकली रिपीट काम करना है उसको हम लोग ऑन पेज बोलेंगे, जो डेली काम करना है उसको हम लोग ऑफ पेज बोलेंगे, जो बाहर करते हैं साइट पे। क्लियर है? तो कोई भी डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपके यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, वेबसाइट भी है, मोबाइल नंबर भी है। ये हमारा जो ऑफिस है ये दिल्ली में है। अभी जो मेन सेंटर है लक्ष्मी नगर के मेट्रो के सामने ही है। आप ये वेबसाइट पे जाके आप एड्रेस देख सकते हो, एड्रेस कहाँ पे है, या नंबर से आप पूछ सकते हो। हम लोग का एक मॉड्यूलेशन डिजिटल ऐप भी है, उस ऐप पे जाके ये पूरा वीडियो एक साथ इकट्ठा देख सकते हो कि हमारे वीडियो में क्या क्या चीजें अभी अवेलेबल है। कोर्स अपलोड हो चुका है, कुछ ऐसा वीडियो भी होगा जो यूट्यूब पे नहीं है, वो भी ऐप पे मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा मिलेगा। पूरा कोर्स हो सकता है आपको फ्री में मिल जाए। ऐप पे जाइएगा तो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट का मिल जाएगा। ये सब कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है आपको ऐप पे जाने के बाद। तो ऐप पे पूरा एकदम सीक्वेंस में पूरा वीडियो है, 1-1 करके पूरा वीडियो है, उसका लेक्चर्स पूरा है 1, 2, 3, 4 करके।
तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप मॉडरेशन डिजिटल का एप्लीकेशन जो है ऐप वो इंस्टॉल कर लेते हैं, उस पर अगर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन उसमें रहेगा तरीका आपको पढ़ने का, और अच्छा भी रहेगा। और यूट्यूब पे भी है तो आप उसमें जो आपका सीक्वेंस है वो ध्यान से देखना पड़ेगा कि 1 2 3 पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि कभी उल्टा कभी ये वो पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं। अब इसमें जो जो हम पॉइंट बताए हैं 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट का वीडियो हम बनाएंगे और वो भी आपके यूट्यूब पे चैनल पे आएगा। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाली है ये सेक्टर, क्योंकि हर छोटी से छोटी कंपनी हो या वो बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उसको विदाउट डिजिटल मार्केटिंग का यूज किए वो ग्रो नहीं कर सकता बड़े लेवल पे। एक लिमिट होता है ऑफलाइन मार्केटिंग का, फिर एक टाइम आता है उसको जो बूस्टअप चाहिए तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग के बिना कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बड़े लेवल पे जाके। क्लियर है? तो हर कंपनी को नीड होगी, या आप अपने आप को इसी बीच में चाहते हैं कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करना, आप किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं, फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो ये हर लोग के लिए पॉसिबल है। या आप चाहते हैं स्टार्टअप शुरू करना, तब फिर डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तो उसमें हम लोग कीवर्ड का हम टॉपिक लेके आएंगे, और उसमें कीवर्ड का हम पूरा वीडियो देखेंगे। क्लियर है? तो फिर आज इतना ही है। थैंक यू।